ओके, सो हम ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले कुछ जो नेचुरल फिनोमेना हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, पहले उनको देखते हैं। आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इस ऑप्टिक्स का यूज करके उन सबको समझ सकते हैं। सबसे पहला फिनोमेना है ये, एक प्रिज्म है, हमने एक व्हाइट लाइट डाली, सिंपल सन की जो सूरज की किरण आई और वो आके देखो अपने अलग अलग 7 कलर्स में टूट गई, जिसको हम बिग बॉर्ग कहते हैं, इंद्रधनुष। तो ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। इसको समझने के लिए आपको रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे करते हैं। दूसरा फिनोमेना देखिए, ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, जो इंटरनेट के लिए जो केबल्स चलती हैं, ये भी एक ऑप्टिकल फाइबर है। इसमें कौन सा फिनोमेना चलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सुना है आपने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये एक बहुत लंबी केबल होती है, 1000 किलोमीटर लंबी केबल्स हो सकती है, और उसमें आप सिग्नल भेजेंगे और वो सिग्नल बिना किसी लॉस के डायरेक्टली आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें फिनोमेना हो रहा है हमारा TIR। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ये तो हमारी आंख ही है। हमारी आंख में भी एक लेंस लगा हुआ है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कोई भी इमेज बनती है तो वो हमारी रेटिना पे जाके बनती है। तो इन सबको समझने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, ऑप्टिक्स की। एक और फिनोमेना देखिए, ये क्या है, माइक्रोस्कोप। छोटी से छोटी चीज को भी हम बड़ा करके देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वो क्या है। जैसे अभी फिलहाल में आजकल जो चल रहा है कोरोना वायरस, किस चीज से हमने पता किया, माइक्रोस्कोप से। उसकी शेप कैसी है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये सब हमने माइक्रोस्कोप का यूज किया। ये फिनोमेना देखिए, दूर के स्टार, प्लैनेट्स, इन सबको कैसे हम पता करते हैं, और जा तो नहीं सकते ना, टेलीस्कोप का यूज करते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ब्लैक होल की इमेज ली गई थी। वो जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये ब्लैक होल की पिक्चर है। कैसे ली गई, अर्थ पर कई जगह पर अलग अलग सैटेलाइट्स, अलग अलग लोकेशंस पे, जैसे कि अंटार्कटिका, चिले, हवाई, मैक्सिको, इन सब जगह पे अलग अलग टेलीस्कोप लगे हुए हैं। सबने पिक्चर ली और उस पिक्चर को हमने मर्ज किया और हमें ब्लैक होल की पिक्चर मिल गई। ये क्या है, ये कोई गैलेक्सी है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें ऑप्टिक्स की जरूरत है, और वो आज हम सीखने वाले हैं। तो ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले, ये सिंपल आपका रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, एक जो इमेज थी उसकी एग्जैक्टली कॉपी यहाँ पे आपको दिख रही है। ये पानी है, पानी में आपको पेड़ की एज इट इज इमेज दिख रही है। तो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए पहले हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब, रिफ्लेक्शन को हिंदी में हम परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन के नियम क्या है। पहला नियम कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो आपतन कोण है वो रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जितना एंगल ये आई होगा उतना ही एंगल ये आपका आर हो जाएगा। इसको आप आई एंगल कह सकते हैं और इसको आप आई कह सकते, आर कह सकते हैं। तो पहला नियम कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इसको हम आपतित किरण कहते हैं, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं, और इसको अभिलंब कहते हैं। और तीनों एक ही तल में लाई करते हैं, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अगर हम इस बोर्ड को एक प्लेन मान लें, तो अगर रे इस लाइन में आ रही है, इस प्लेन में आ रही है, और ये इस प्लेन में जा रही है, तो आपका नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगा। तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन, ये पूरा एक प्लेन है ना। अब अगर ये लाइन इसकी बजाय ऐसे आ रही होती तो प्लेन चेंज हो गया। एक ये प्लेन है, प्लेन जानते हैं आप, नहीं जानते होंगे, ओके। प्लेन सरफेस, जैसे कि ये मेरा फोन है, तो इसका एक ही प्लेन है। इसमें अगर इधर देखोगे तो दूसरा प्लेन है, ऊपर देखोगे तो तीसरा प्लेन है। तो इस तरीके से इसमें 6 प्लेन है। तो अगर लाइट मेरी इस सामने वाले प्लेन में आ रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी इसी प्लेन में होगी, नॉर्मल होगा वो भी इसी प्लेन में होगा, और किसी प्लेन में नहीं जाएंगे। 3D में अगर हम देखें तो ये अगर आप वाई एक्सिस मान लो, ये आप एक्स एक्सिस मान लो, और ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। तो अगर वो एक्स और वाई एक्सिस में ही है तो जेड एक्सिस में तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। ये है सिंपल। तो ये दो लॉ क्लियर हैं आपको। ओके, इन लॉ को हम यूज करके कुछ रे डायग्राम्स बनाएंगे। तो रे डायग्राम्स बनाने के लिए हमें दो मेनली मिरर्स हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव जिसको हिंदी में हम अवतल दर्पण कहते हैं,
और इसको हम हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये दो चीज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप इन दोनों के डायग्राम वहां पे भी देखो, सबसे पहले याद रखिए, देखिए ये सरफेस है, इसमें अगर मैंने पेंट अंदर की साइड में किया है, इधर साइड में पेंट किया है, तो जो आपका परावर्तन होने वाला है, रिफ्लेक्शन होने वाला है, वो कहां से होगा? यहां से। तो अगर उभरी हुई सतह से रिफ्लेक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स या फिर उत्तल कहते हैं। सिमिलरली यहां पे देखेंगे तो सरफेस तो वैसा ही है, लेकिन अंदर की साइड पेंट करने की बजाय हमने बाहर कर दिया, उभरी हुई साइड में पेंट किया है, तो अब यहां से तो लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, रिफ्लेक्शन होगा अंदर से। ऐसे आप हाथ से भी समझ सकते हो। अगर मैं यहां पे पेंट करूंगा तो रिफ्लेक्शन यहां से होगा, तो कैसा दर्पण बनेगा? कॉन्वेक्स बनेगा, उत्तल बनेगा। और अगर मैं यहां पेंट कर दूं तो कॉनकेव बनेगा। तो ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। अगर आप इसका रे डायग्राम देखें तो लाइट रे ऐसे आ रही है, टकरा के फोकस पे जाके इंसिडेंट हो रही है। तो क्या कर रहा है? ये सारी रेज को एक पॉइंट की तरफ झुका रहा है, तो इसको हम कन्वर्जिंग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अभिसारी। ऐसा दर्पण या फिर ऐसा लेंस जो सारी पैरेलल रेज को एक पॉइंट की तरफ झुकाए, तो उसे हम कन्वर्जिंग या फिर अभिसारी लेंस या दर्पण बोलेंगे। सिमिलरली इसमें अगर आप देखोगे तो क्या कर रहा है? रेज आ रही हैं, बिखेर रहा है सबको, सारी रेज डाइवर्ज हो रही हैं, तो इसको हम डाइवर्जिंग या फिर अपसारी कहते हैं। मैं लिख देता हूं, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, और हिंदी में इसको बोलते हैं अभिसारी। सिमिलरली इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, और हिंदी में बोलते हैं अपसारी। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हो तो बोलिए। क्लियर है? ओके। तो बेसिकली कॉनकेव मिरर हमारा कैसा होता है? कन्वर्जिंग। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? डाइवर्जिंग। अब हम रे डायग्राम समझना चाहेंगे कि कैसे रे डायग्राम बना सकते हैं, तो उसके लिए हम कुछ लॉ या फिर कुछ रूल्स सीखेंगे। तो पहला रूल यही है कि ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। बेसिकली अगर आप इस स्फीयर को पूरा गोल बना दो तो इसका एक सेंटर होगा, उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता केंद्र। उस सेंटर से इस पॉइंट P, जहां पे ये आपका दर्पण है, इसको पोल भी कहते हैं, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की अगर हम सेंटर पे बात करें तो उसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो लाइन इन तीनों को मिला रही है, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई लाइन, कोई रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पहला रूल कहता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास करेगी। बेसिकली आई और आर बराबर होने चाहिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, तो ये फोकस से पास करेगी, चाहे वो कोई सा भी दर्पण हो। ये आपका अवतल दर्पण हो, मतलब कॉनकेव हो, या फिर कॉन्वेक्स हो, वो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, तो फोकस से पास करेगी। लेकिन फोकस क्या हुआ इस बार? इसका आप सर्कल पूरा करोगे तो सर्कल इस साइड में पूरा होगा, तो सेंटर भी इधर चला गया, फोकस भी इधर चला गया। तो बेसिकली ये तो आपकी पेंट वाली साइड है, तो फोकस यहाँ पे है, तो ये लाइन यहाँ तो जा नहीं सकती, तो ये इधर चली जाएगी, और ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि वो फोकस से जा रही है। तो इसीलिए से हम इसे डाइवर्जिंग कह रहे थे और इसको हम कन्वर्जिंग बोल रहे थे। यहां तक क्लियर है? तो पहला लॉ, इफ अ रे ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। दूसरा लॉ, जस्ट पहले वाले लॉ का अपोजिट, अगर कोई लाइट रे फोकस से होके जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। क्लियर है? थर्ड लॉ, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसे आई है वैसे ही अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। और ऐसा क्यों कर रहा है, इसका कोई लॉजिक आपको पता हो? सर्कल्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर ये मेरा सेंटर C है, ये मेरी रेडियस R है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट लाइन खींच लूं, टेंजेंट को हम हिंदी में स्पर्शी रेखा कहते हैं, तो ये अगर कोई स्पर्शी रेखा है, तो आपने 10th 9th में पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कि सेंटर से कोई लाइन अगर इस टेंजेंट पे हम ड्रॉ करते हैं, तो ये जो एंगल ड्रॉ होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का, पता है सभी को। तो सेम प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये लाइन सेंटर से पास होके यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री पे आएगी।
अब कोई लाइट रे अगर 90 डिग्री पे आ रही है तो वो 90 पे ही जानी चाहिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई शुड बी आर के बराबर होना चाहिए, तो इसलिए जैसे आई थी वो वैसे ही चली जाएगी। तो ये तीसरा नियम है कि अगर लाइट रे सी से पास कर रही है तो वापस वो सी से ही जाएगी, चाहे वो कोई से भी मिरर हो। ओके, चौथा नियम तो आप सिंपली बता सकते हैं कि अगर कोई लाइट रे आई एंगल बनाते हुए आ रही है पी पे, तो वो आर बनाते हुए चली जाएगी, जिसमें आई और आर आपके बराबर होने चाहिए। ओके, तो ये चार हमने अलग अलग नियम पढ़े जिनका यूज करके हम अपना रे डायग्राम बना सकते हैं। अब रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर से कैसे बनाते हैं, फिर हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स से कैसे बनाते हैं। तो ये जो आपको 6 डायग्राम दिख रहे हैं ये सारे कॉनकेव मिरर के हैं। पहला सबसे ऊपर वाला डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, अनंत पे, मतलब बहुत दूरी पे रखा है। बेसिकली हम ऑप्टिक्स में बहुत दूरी का मतलब ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे अपना मिरर रखे हुआ है तो इतने डिस्टेंस को भी हम इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलते हैं, 3 मीटर 2 मीटर इतनी डिस्टेंस को भी हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो अगर हम देखें इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेंगी, फोकस से। तो ये सारी रेज फोकस पे आके मर्ज हो रही हैं, तो इसका मतलब हमारा जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस। तो इनफाइनाइट पे रखने पे हमारी इमेज फोकस पे बनती है। अब इसको थोड़ा पास लेके आते हैं, तो सी से थोड़ा इधर रख लेते हैं, मतलब कंपेरेटिवली हमने डिस्टेंस को कम किया, तो अब हमारी इमेज यहाँ पे रखी हुई है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो फोकस से पास करेगी, और अगर सी से जाएगी तो वापस वहीं से आ जाएगी। ये जो दो रेज हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक ये है, दोनों यहाँ पे टकरा रही हैं, तो आपकी इमेज कहां बन रही है, सी और एफ के बीच में। अब इसको थोड़ा और पास लेके आएंगे, इसको सी पे ही रख देंगे, तब आपकी इमेज सी के ऊपर ही बन जाएगी। थोड़ा और पास लेके आएंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, तो आपकी इमेज सी से उधर चली जाएगी। तो अगर आप इनको थोड़ा ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं वैसे वैसे हमारी इमेज दर्पण से दूर होती जा रही है। सिमिलरली अगर हम उसके साइज की बात करें तो जैसे जैसे पास आएगा, देखो पहले पॉइंट साइज है, फिर साइज थोड़ा सा बढ़ा, और फिर और बराबर हो गया, फिर और बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम वस्तु को, ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते हैं तो जो आपका इमेज है वो क्या करता है, दर्पण से दूर होता जाता है और उसका साइज बढ़ता जाता है। ये क्लियर है? ओके, जब हम इसको फोकस पे ही रख देंगे तो आपकी इमेज इनफाइनाइट पे बन जाएगी, तो बहुत लार्ज साइज की बनेगी और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन रही है। ये 5 केस क्लियर हैं। ओके, अब इसमें दो चीज तो आपको समझ में आ गई कि डिस्टेंस कैसी होगी उसकी और साइज कैसा होगा। अब आपको देखना होगा कि वो उसका नेचर कैसा होगा। नेचर मतलब रियल इमेज बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। तो उसके लिए आप एक छोटी सी चीज याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई दर्पण है, अब मैं इसमें पेंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि पेंट करने से आपको पता चल जाएगा कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। तो बेसिकली ये कैसा भी दर्पण हो सकता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है लेफ्ट साइड में, और इमेज भी आपकी जिधर साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही बनती है, जहां पे ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा, तो इमेज हमेशा कैसी होगी आपकी, याद रखिए इसको, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी। लेकिन अगर इमेज आपकी दर्पण के जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसके जस्ट दूसरी साइड में बनती है, इस साइड में अगर बनती है, तो ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, आभासी और सीधी। ये दो प्रॉपर्टीज याद रख सकते हैं। कोई भी दर्पण हो सकता है, ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं पे इमेज बनेगी तो रियल और इन्वर्टेड होगी, ऑब्जेक्ट जहां पे है उसकी दूसरी साइड में अगर इमेज बनेगी तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। जैसा कि आप ये 5 डायग्राम्स में देख सकते हो, जहां पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड में इमेज बन रही है, तो कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, सब में रियल इन्वर्टेड। फिर हमने क्या किया, अभी हम क्या कर रहे थे, इनफाइनाइट से लेते हुए फोकस तक लेके आए, अब उसको फोकस के अंदर ले गए, फोकस और पोल के बीच में अगर रख दिया तो क्या होगा, यहां पे हमने रखा, अगर लाइट रे सी से पास कर रही है तो वापस सी से लौट जाएगी, लाइट रे अगर यहाँ पे आई एंगल बनाती हुई जा रही है तो आर से लौट जाएगी, और इस तरीके से ये दो रेज आपकी यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपकी इमेज जो बनेगी इस ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पे बन रही है दर्पण के पीछे, तो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दो प्रॉपर्टीज इसकी हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और तीसरी इसका साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ये क्लियर है? तो ये 6 केस आपको क्लियर हो गए। इसको आप टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को
तो आपकी इमेज कहां बनती है? फोकस पे। पॉइंट साइज की बन रही थी और रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी। ये हिंदी और इंग्लिश की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? रियल और इन्वर्टेड को हम बोलते हैं वास्तविक और उल्टी, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटे साइज की। ओके, ऐसे ही फिर हम इन्फिनिटी से थोड़ा पास लाए, बियॉन्ड सी अगर हमने रखा, सी से थोड़ा सा इधर, तो हमारी जो इमेज बनी थी वो एफ और सी के बीच में बनी थी। उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा था, लेकिन कंपैरेटिवली फोकस वाली जो इमेज थी उससे बड़ा था। उसके बाद फिर से वो रियल इन्वर्टेड थी, फिर हम सी पे रखेंगे तो सी पे इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो वो बियॉन्ड सी चली जाएगी और उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो जाएगा। और एफ पे रखेंगे तो वो इन्फिनिट पे बनेगी और बहुत ज्यादा बड़े साइज की होगी। इन पांचों केसेस में जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस हमने देखा था, अगर हम पी और एफ के बीच में रखते हैं तो वो दर्पण के पीछे बनेगी, वस्तु से बड़ी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। उससे पहले जो हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा है उसके कुछ यूज भी तो होने चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसके यूज अगर आप देखें, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम सेविंग मिरर से यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके दिखा रहा है आपको, तो सेविंग के लिए भी हम बड़ा करके देखना चाहेंगे, तो ये सेविंग मिरर के लिए यूज करते हैं। डेंटल्स जो डॉक्टर्स हैं, दांत के डॉक्टर्स, वो भी इसको यूज करते हैं। तीसरा, जो कार की हेडलाइट होती है, ये जो कार की, मोटरसाइकिल की, किसी की भी हेडलाइट होती है, तो उसके पीछे जो कांच लगा हुआ था वो भी हमारा कॉनकेव होता है, क्योंकि क्या करेगा, वो उससे टकरा के लाइट्स को आगे फैलाने की कोशिश करेगा। ये टॉर्च में भी होता है या हेडलाइट में भी होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में हम दो ही तरीके की इमेजेस पढ़ने वाले हैं। पहला, अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो आप देख सकते हैं पैरेलल रेज आएंगी तो फोकस से पास करने की कोशिश करेंगी, लेकिन फोकस क्योंकि पीछे है तो लाइट रेज वहां जा नहीं सकती, तो ये यहां से डाइवर्ज हो रही है। तो एक पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, फोकस पे बनेगी। नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसके दूसरी साइड में बन रही है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा पास लेके आ गए, इनफाइनाइट से थोड़ा पास लेके आए, तब भी सेम ही केस होगा, बस एफ की बजाय थोड़ा सा इधर बन जाएगी, तो फिर से वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन इसका जो साइज है वो कैसा है? ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो आप एक चीज याद रख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं बनती, ना बराबर बनती है। और कॉनकेव में हमने देखा था कि हर तरीके की इमेज बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है, बराबर भी बन सकती है, रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पे केवल वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी, कभी भी रियल और इन्वर्टेड नहीं बनेगी। ओके, तो इसकी ये दो प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे। इनफाइनाइट पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखेंगे तो वो पोल और एफ के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? इसके यूज क्या है कॉन्वेक्स मिरर के? तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? वस्तु को छोटा करके दिखाता है। तो जो कार के साइड में जो मिरर होता है, जिससे हम पीछे की गाड़ियों को देखते हैं, वहां पे हम ये कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। सिक्योरिटी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, एक बड़ा सा मिरर लगाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे वो हम देख सकते हैं, तो एक्सीडेंट वगैरह से बच सकते हैं। ओके, तो ये हमने बस मिरर्स के बारे में पढ़ा। अब हम साइन कन्वेंशन सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम एक मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, तो साइन क्या लेंगे डिस्टेंसेस का, वो हम देखना चाहते हैं। तो साइन के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये अगर मैं वाई एक्सिस मान लूं, ये मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, हम सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। ये मैंने वाई एक्सिस मान लिया, तो जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहां पर टकराते हैं उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। तो ये पोल को मैं ओरिजिन मान रहा हूं। तो अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे तो इस साइड की जो डिस्टेंसेस होती हैं वो कैसी होती हैं? एक्स में पॉजिटिव होती हैं, और इस साइड में अगर आप जाएंगे तो कैसा होता है? नेगेटिव। सिमिलरली वाई में अगर आप देखो तो ऊपर कैसा होता है? पॉजिटिव, और नीचे कैसा होता है? नेगेटिव। ये आपको सभी पता है, बस यही आपको यूज करना है। आप क्या करोगे? प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लोगे, दर्पण, मिरर जो भी दे रखा है, लेंस दे रखा है, उसको आप वाई एक्सिस मान लोगे। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। तो बस यही है आपका साइन कन्वेंशन।
और इसको यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, पहले हम इसमें यूज करते हैं। ओके, ये डायग्राम देखिए डी वाला। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ बता देता हूं कि जो डिस्टेंसेज हैं वो होती क्या क्या है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से अगर हम लिखें तो इसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इमेज की डिस्टेंस अगर हम लिखें पोल से तो इसे हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस है तो फोकस की डिस्टेंस को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। सी तो सेंटर है तो सेंटर की डिस्टेंस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको हम एच ओ से इंडिकेट करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इमेज की हाइट को हम एच आई से इंडिकेट करेंगे। ओके, अब अगर आप इस डायग्राम में देखो तो आपका एफ कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि आप इसको वाई एक्सिस मानोगे तो ये पोल आपका ओरिजिन का काम कर रहा है, तो उससे जो भी डिस्टेंसेस इधर होंगी वो सब कैसी होंगी? नेगेटिव। तो एफ नेगेटिव होगा आपका, यू नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव होगा, आर भी नेगेटिव होगा। एच आई की बात करेंगे तो कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान रहे हैं, उसके नीचे हम जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। एच ओ की बात करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इससे हम ऊपर जा रहे हैं। ये क्लियर है सभी को? ओके, तो यही चीज आप ये लास्ट वाले डायग्राम के लिए बताइए, यू कैसा होगा? इस वाले डायग्राम में यू कैसा होगा? यू होगा नेगेटिव। ओके, अभी मैं एक एक करके पूछता हूं, आप बताइए वी कैसा होगा? वी पॉजिटिव होगा। ओके, पीछे लास्ट में एफ क्या होगा? नेगेटिव। एच ओ क्या होगा? आपसे पूछा है। पॉजिटिव। ओके, लास्ट एच आई बचा है हमारा, वो आप बताइए। एच आई भी पॉजिटिव होगा। ओके, क्लियर है सभी को? तो यही चीज आपको इस वाले केस में बतानी है। ये जो बी केस आपको दिख रहा है, यू हमेशा हम नेगेटिव ले रहे हैं, ये तो क्लियर है सभी को। वी चेंज हो रहा है हमारा और एफ चेंज हो रहा है। एफ क्या होगा आप बताइए बीच में? एफ पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। अब वी बताइए। वी भी पॉजिटिव होगा। एच ओ और एच आई दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं, ये क्लियर है सभी को? तो बेसिकली हमने देखा कि अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है तो एफ हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, और कॉनकेव मिरर है तो एफ हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। यू हमेशा हमारा नेगेटिव ही रहेगा, वी चेंज होता है, और एच आई और एच ओ भी चेंज होते हैं। एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, एच आई की वैल्यू चेंज होती है। क्लियर है सभी को? ओके, अब हम मिरर फॉर्मूला देखेंगे और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखेंगे। ओके, ये हमारा है मिरर फॉर्मूला, जिसमें हम लिखते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/u, सॉरी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें u आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, v आपकी इमेज की डिस्टेंस है, और f आपकी फोकस दूरी होती है। ये सारी डिस्टेंसेस हम सेम यूनिट में रखेंगे, या तो सबको सेंटीमीटर में रखो या सबको मीटर में रखो। ऐसा मत करना कि किसी को सेंटीमीटर में कर दिया किसी को मीटर में, तब आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन। बेसिकली मैग्निफिकेशन की अगर हम हिंदी देखें तो किसी चीज को मैग्नीफाई करना होता है, मतलब बड़ा करके देखना। तो मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसा है, उसका साइज बड़ा है, छोटा है, कैसा है। तो ये हमको इसको डिफाइन भी इसी तरीके से करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उनका रेशियो क्या है। हाइट ऑफ द इमेज को हम एच आई से इंडिकेट कर रहे थे, या एच डैश से कर रहे हैं, आप इसको एच आई भी लिख सकते हैं। तो एच आई बाई एच ओ इज द मैग्निफिकेशन। और अगर इसको हम डिस्टेंसेस के टर्म्स में लिखें, वी और यू के टर्म्स में, तो ये माइनस वी बाई यू के बराबर होता है। क्लियर है ये? तो बस आपको ये सिंपल समझना है कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये माइनस यहाँ पे आपको याद रखना है, माइनस वी बाई यू, क्योंकि लेंस के केस में जब हम पढ़ेंगे तो ये प्लस आएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन है, ये हमें सॉल्व करना है। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए जो हम यूज करते हैं, ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। क्या दे रखा है? नहीं, उससे पहले क्या दे रखा है? उससे पहले हमें दिया है एक कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी ये मैंने लेंस बना दिया है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? तो इसका जो C है वो यहाँ पे होगा, F है वो यहाँ पे होगा,
और अब आपको आर दे रखा है कितना, 3 मीटर, और आर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, तो एफ क्या हो जाएगा, आर बाई 2, तो 1.5, ये भी पॉजिटिव रहने वाला है। यहां तक कोई क्लियर सभी को? ओके। इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मैंने अभी बताया था कि एक गाड़ी के साइड में एक मिरर लगा होता है, तो उससे 5 मीटर पीछे एक कोई बस है, तो वो क्या हो गया, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ पे कोई बस खड़ी है, तो यू आपका हो जाएगा -5 मीटर। अब पूछा है आपसे फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले पोजीशन की बात कर रहा है, इसका मतलब आपको वी पूछा गया है। फिर नेचर मतलब रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा, और साइज मतलब उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में कैसा होने वाला है। बोलिए कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। हम लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे आपको 1/u पता है और 1/f पता है, 1/v आपको कैलकुलेट करना है, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ पे हम विद साइन इनकी वैल्यूज लिखेंगे। f की वैल्यू है आपके पास 1.5 जो कि पॉजिटिव है, माइनस u की वैल्यू है आपके पास -5। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पॉइंट को ऊपर ले जा सकते हैं, तो इसको 10/15 कह सकते हैं, और इसको प्लस का 1/5 कह सकते हैं। एलसीएम देखेंगे तो आपके पास 15 ही आएगा, तो ऊपर यहाँ पर 10 रहने वाला है, प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो बेसिकली v कितना हो जाएगा आपके पास, ये तो 1/v के बराबर है ना, तो v आपके पास होगा 15/13 मीटर। अब नेचर की अगर हम बात करें तो v हमारा कैसा आया, पॉजिटिव आया, हमने कुछ किया नहीं, v हमारा पॉजिटिव आ गया ऑटोमेटिकली। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो कहां बनेगी, यहां पे बनेगी। तो जब इमेज आपकी यहां पे बनेगी तो वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारा पहला पार्ट भी हो गया और ये दूसरा पार्ट भी हो गया। अब हम साइज की बात करते हैं। तो साइज तो आप सिंपली कैसे कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन का यूज कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi/ho, दैट इज इक्वल टू -v/u। तो v पता है आपको, u पता है, तो आपको इन दोनों का रेशियो मिल जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा hi विल बी लेस देन ho। क्लियर है? आप चाहे तो इसको बिना कैलकुलेट करे भी बोल सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, उसकी हाइट दे रखी है, ho आपको दे रखा है, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब u दे रखा है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब अब जो आपको कॉनकेव मिरर दे रखा है उसकी फोकल लेंथ भी दी है। अब पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब कितना डिस्टेंस पे हम किसी स्क्रीन को रखें ताकि आपको इमेज शार्प मिले। मतलब स्क्रीन को तो हम वही रखेंगे ना जहां पे इमेज बन रही होगी, तो हमें वी पूछा गया बेसिकली। फिर पूछा है फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, सेम वही तरीका अपनाएंगे। अब एच हमें दे रखा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हम पॉजिटिव मानते हैं, वी हमें यू हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर और वो माइनस का होगा, एफ हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर और हमारा मिरर कैसा है, कॉनकेव, कॉनकेव के लिए एफ कैसा होता है, नेगेटिव, तो हमारा एफ नेगेटिव हो जाएगा। अब हम यहाँ से v कैलकुलेट कर सकते हैं यू और एफ का यूज करके यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप यहाँ से 1/v लिख सकते हैं, 1/f माइनस 1/u। f पता है, u पता है, विद साइन हम लिखेंगे, तो यहाँ पे -15 और यहाँ पे -25, ये माइनस माइनस पॉजिटिव, इसका आप एलसीएम लेके यहाँ से v कैलकुलेट कर सकते हैं। जब v मिल जाएगा फिर हमें मैग्निफिकेशन पता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, hi/ho दैट इज इक्वल टू -v/u। यहाँ पे आपको ho पता है, v पता चल गया, अभी u भी दे रखा है, तो आप hi कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको hi मिल जाएगा। तो आपका साइज ऑफ द इमेज भी मिल जाएगा, पोजीशन भी मिल गई, और नेचर आप कैसे बताएंगे, v के साइन से, तो इसको कैलकुलेट करते हैं।
तो यहाँ पे हमने लिखा 1/v इक्वल्स टू वो 1/f और 1/u को सिंप्लीफाई करके, तो हमारा v आएगा यहाँ से -37.5 सेंटीमीटर। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब ये अगर मेरा मिरर है तो यहाँ पे कहीं इमेज बन रही होगी, क्लियर है। नेगेटिव का मतलब तो ये हुआ ना कि मिरर के लेफ्ट साइड में आपको आना है। तो जब नेगेटिव से हमने देखा कि वो इधर बनेगी तो इधर बनेगी, तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी। फिर आप मैग्निफिकेशन का यूज कर सकते हैं, HI/HO -V/U, सारी चीजें आपको पता है तो आप उसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आ जाएगी -6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मतलब उसका साइज 6 सेंटीमीटर होगा, माइनस का मतलब वो नीचे की तरफ जा रही होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। ओके, तो ये तो हमारा कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखते हैं हम। क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर is observed to be virtual, erect and larger than the object. कॉनकेव मिरर से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। पूछा है कि जो आपका वस्तु है वो कहाँ रखी हुई है, एफ और पी के बीच में। जो लास्ट केस था, 6th केस याद है सभी को, तो वहां पे हम अगर वस्तु को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं तो उसकी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे जिसे हम कहते हैं परावर्तन, और ये है हमारा रिफ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं अपवर्तन। अगर हम इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस देखें तो डिफरेंस इतना है कि रिफ्लेक्शन में लाइट जहां से आई वापस वहीं लौट जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में लाइट एक माध्यम से आके दूसरे माध्यम में चली जाती है, मींस मीडियम चेंज होता है। अगर आप एक ग्लास का वो कांच रखते हैं, मान लीजिए आपका लेंस या मिरर रखा हुआ है, तो लाइट आएगी, इससे टकराएगी और वापस चली जाएगी। तो लाइट एयर से आई और एयर में चली गई, तो ये रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर लाइट इससे टकरा के वापस लौटने की बजाय इसके अंदर चली जाए तो ये रिफ्रैक्शन होगा। तो अभी हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं जिसपे एक से ज्यादा माध्यम इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका तालाब है, तो तालाब पे सन की लाइट आ रही है, तो सन की लाइट तो हवा में आ रही है, एयर में है, लेकिन जैसे ही वो उस सरफेस से टकराएगी तो वो पानी में चली गई, तो एयर से वाटर में चली गई, तो मीडियम चेंज हुआ। तो जहां पर मीडियम चेंज होता है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन के भी हमारे दो नियम हैं। पहला नियम सेम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा लॉ थोड़ा अलग है। दूसरा लॉ जिसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई था तो साइन ऑफ आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आर है तो साइन ऑफ आर। तो साइन आई बाई साइन आर हमारा एक कांस्टेंट होता है। अब वो कांस्टेंट क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको मैं डायग्राम के थ्रू अगर समझाऊं तो मान लीजिए ये आपका सरफेस है, इंटरफेस आप मान सकते हैं। यहाँ पे एयर है मान लीजिए, यहाँ पे आपका वाटर है, ये आपने कोई नॉर्मल ड्रॉ किया तो लाइट ये थोड़ा स्ट्रेट आएगी, वो मैंने गलती से ड्रॉ हुआ है। ये लाइट ऐसे आ रही है कोई एंगल आई बनाते हुए, और ये ऐसे चली गई मान लीजिए कोई एंगल आर बनाते हुए। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो साइन आई बाई साइन आर जो है वो कांस्टेंट होता है। ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक के बराबर होता है। वो क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, लाइट ऐसे आई, अगर वो ऐसे चली जाती तो वो रिफ्लेक्शन होता, लेकिन वो ऐसे ना जाके अगर दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें दो केस हो सकते थे कि ये जो आपकी लाइट है, ये तो ओरिजिनल लाइट है ना जो आ रही है, तो हो सकता था कि वो इससे इधर चली जाती और हो सकता था कि वो इधर चली जाती। दो केस पॉसिबल है। पहले केस में क्या हो रहा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये जो एंगल ऑफ आर है वो इस आई से छोटा है, और अगर इधर जाती तो ये एंगल बड़ा हो जाता। अब ये केस कैसे आएंगे वो हम स्नेल्स लॉ से ही यूज करेंगे। पहले ये देखिए, आप एक पेंसिल को पानी में डाल रहे हैं, तो पेंसिल आपको थोड़ी सी झुकी हुई या फिर ऐसा लग रहा है पेंसिल टूट गई,
ऐसा फील हो रहा है ना यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो तो ये पेंसिल है और ये इसकी जो ओरिजिनल इमेज है, ये जो पॉइंट है जो आपको दिखना चाहिए, अगर आपको ये पॉइंट दिखता है तो आपकी पेंसिल स्ट्रेट दिखती, लेकिन ये पॉइंट की इमेज यहाँ ना होके यहाँ पे बनती है, और आप जब उसे बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है ऐसे, और ये इमेज यहाँ पे है तो इस तरीके से टिल्ट हो रही है। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है ये हमारा रिफ्रैक्शन ही है। ओके, तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना बहुत जरूरी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द अनदर मीडियम। मींस पहले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या है, दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या है, उनका जो रेशियो है वही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के तुलना में। लाइट जब आ रही है तो उसकी वेलोसिटी हर माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे अगर हम उसको वैक्यूम में बात करें तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब ये अगर किसी और माध्यम में जाएगी तो ये वेलोसिटी चेंज होती है और कम हो जाती है। एयर में हम अप्रोक्सीमेटली इतना ही मान सकते हैं, तो एयर से अगर ये ग्लास में जाएगी तो ये कम हो जाएगी, वाटर में जाएगी तो कुछ और फैक्टर से कम होगी। तो जिस फैक्टर से ये कम हो रही है उस फैक्टर को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब किसी माध्यम का, एक पर्टिकुलर माध्यम का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना है, 2 की बजाय 1 का डिफाइन करना है, तो उसे हम वैक्यूम या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, ग्लास की बात कर रहे हैं तो ग्लास में स्पीड, वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर में स्पीड, तो डायमंड की बात करें तो डायमंड में। मतलब जिस पर्टिकुलर मीडियम में आप बात करोगे उसमें स्पीड क्या है वो आप यहाँ पे लिखोगे, और ऊपर लिखोगे स्पीड इन एयर। स्पीड इन एयर अभी मैंने आपको बताया सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकते हैं C/V। क्लियर है? इस C/V इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो हमने डिफाइन किया N = C/V। अब ये C तो हमारा फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये N और V आपस में किस तरीके से रिलेटेड है? इनवर्सली रिलेटेड है। मींस अगर कहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो V क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मींस अगर लाइट एक ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले माध्यम में जाएगी तो वहां पे उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। तो अगर मैं कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिखाऊं, ये टेबल में देखिए, एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 हम मानते हैं, 1.0003, आइस 1.31, वाटर 1.33, अल्कोहल 1.36। इस टेबल को आप देख सकते हैं। इसमें से मेनली आप बस 3 याद रखिए। पहला याद रखिए एयर, दूसरा याद रखिए वाटर, और तीसरा आप याद रखिए ग्लास। ग्लास का इसमें 1.52 लिखा हुआ है, हम इसको 1.5 मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। सिमिलरली वाटर का यहाँ पे 1.33 लिखा हुआ है, हम इसको 1.3 मान लेते हैं, या फिर इसको हम 4/3 मान लेते हैं। 4/3 1.33 के बराबर होता है। सिमिलरली इसको हम मान लेते हैं 3/2, और एयर का हम मान लेते हैं 1। तो आप बस याद रखिए कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है। क्लियर है? अब ये तीनों माध्यम में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे होगी? एयर में होगी, और सबसे कम कहां पे होगी? ग्लास में होगी, क्योंकि ये है 1.5 और ये है 1.3। तो सबसे कम स्पीड यहाँ पे होगी और सबसे ज्यादा यहाँ पे होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे हम माध्यम को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेयर मीडियम। डेंसर जिसको हम सघन बोलते हैं, और रेयर जिसको हम विरल बोलते हैं। विरल मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का मीडियम जिसमें लाइट आसानी से ट्रेवल कर सकती है, और सघन मतलब थोड़ा सा कठोर मीडियम जिसमें लाइट को जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है और इसलिए उसकी स्पीड कम हो रही है। लाइट क्या है? बेसिकली कुछ फोटॉन्स हैं। तो फोटॉन्स क्या है? पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल्स को मूव करने के लिए दिक्कत कब होगी? जब उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा या फिर जिसके अंदर डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डेंसर का मतलब ज्यादा डेंस, जिसमें डेंसिटी ज्यादा है, और रेयर का मतलब कम डेंस, जिसमें डेंसिटी कम है। तो जहां पे वेलोसिटी कम होगी उसको हम डेंसर बोलेंगे, और जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी उसको हम रेयर बोलेंगे। तो अगर हम एयर और वाटर की बात कर रहे हैं तो कौन डेंस है इसमें? वाटर डेंस होगा, ये रेयर होगा। ये डेंस को मैं लिख देता हूं।
डेंस मीडियम मतलब सघन, और रेयर मीडियम मतलब विरल। तो इन दोनों में वाटर हमारा डेंस मीडियम होगा, एयर हमारा रेयर मीडियम होगा। सिमिलरली अगर आप वाटर और ग्लास की बात करोगे तो ग्लास डेंस हो गया, ये रेयर हो जाएगा। तो मीडियम आपस में चेंज भी हो सकते हैं। पहले हमारा वाटर एक डेंस का काम कर रहा था, अगर हम उसको एयर के साथ कंपेयर करेंगे तो, लेकिन अगर उसी को ग्लास के साथ कंपेयर करने लगे तो फिर वो रेयर की तरह काम करेगा। अब ये हम क्यों सीख रहे हैं, मतलब रेयर और डेंस में क्या फर्क पड़ रहा है, वो फर्क हमारा यहाँ पे दिखेगा जब हम ये रे डायग्राम सीखने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि ये लाइट इस तरीके से आ रही है, तो वो इधर की साइड में झुकेगी या फिर इधर की साइड में जाएगी, वो डिसाइड होगा कि वो कहां से आ रही है, वो रेयर से डेंस में आ रही है या डेंस से रेयर में आ रही है। वो आप स्नेल्स लॉ का यूज करके समझ सकते हैं। तो अभी हम जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, जिसको हमने लिखा था साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट है उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मीडियम 2 मतलब जहां पे वो लाइट जा रही है, और मीडियम 1 मतलब जहां से वो आ रही है। तो अगर हम यहां से देखें, इंसिडेंट रे ये है, तो इसको हम मीडियम 1 बोल रहे हैं और इसको हम मीडियम 2 बोल रहे हैं। तो लाइट हमारी मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही है। तो देखिए, अगर हम पहला केस देखें कि हमारी लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, मतलब सघन से विरल की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा μ1 ज्यादा होगा और μ2 कम होगा, क्योंकि हमारा जो लाइट जाती है वो हमारे 1 से 2 की तरफ मान रहे हैं। तो μ1 अगर ज्यादा है, μ2 अगर कम है, तो ये रेशियो क्या होगा, 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। लाइट हमारी डेंस से रेयर जा रही है, तो ये μ1 हमारा बड़ा है, μ2 छोटा है। तो μ1 अगर बड़ा है, μ2 अगर छोटा है, तो इस रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ये 1 से छोटा आएगा, क्योंकि हम ज्यादा क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं कम क्वांटिटी में। तो ये अगर मेरा 1 से छोटा होगा, तो साइन आई बाई साइन आर जो है वो भी 1 से छोटा होगा। इसका मतलब आई हमारा आर से छोटा होगा। और आई आर से छोटा होने का क्या केस हो सकता है, ये जो आर है वो इधर की बजाय इधर होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां से हमें पहला चीज समझ में आई कि लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाएगी, तो हमारा जो रिफ्रेक्टेड रे है वो अभिलंब या नॉर्मल से दूर हटेगी, तभी तो वो आर बड़ा होगा। तो ये जो ओरिजिनल रे है वो इससे इधर जाएगा। दूसरा केस अगर आप देखोगे कि अगर वो रेयर से डेंस में जा रही है, इसमें हमने देखा आर विल बी मोर देन आई। सो दूसरा केस आप देखिए, अगर वो रेयर से डेंस जाती है, इसका मतलब μ1 विल बी लेस देन μ2। तो μ1 अगर μ2 से छोटा है, तो ये क्वांटिटी हमारी 1 से बड़ी आएगी। ये अगर 1 से बड़ी आएगी, तो इसका मतलब आई हमारा बड़ा होगा और आर हमारा छोटा होगा। सो आई विल बी मोर देन आर। और आई आर से बड़ा कब हो सकता है, जब वो लाइट रे रिफ्लेक्टेड इधर साइड में आए, ताकि ये आर छोटा हो जाए। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि जब रेयर से डेंस में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये दो प्रॉपर्टीज क्लियर हैं आपको? ओके। इनका यूज करके हम एक कंसेप्ट समझने वाले हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, जिसमें हमने अभी डायग्राम में देखा था कि कैसे वो ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। वो प्रिंसिपल उसका हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेंस हमारे दो तरीके के अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम और भी कई तरीके के लेंस समझेंगे। प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव प्लेन, कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, इस तरीके से और डिफरेंट तरीके के आपके लेंस हो सकते हैं। फिलहाल हम दो पर फोकस कर रहे हैं। तो दो हमारे कॉन्वेक्स, जिसको दोनों साइड में कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉनकेव जिसमें दोनों साइड में कॉनकेव सरफेस है। तो इसको हम बाई कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं और इसको हम बाई कॉनकेव भी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीज वाइज अगर हम देखें, तो जब हम इस सरफेस को देखेंगे, तो इस सरफेस का भी एक सर्कल आप पूरा कर सकते हो। तो जब इस सर्कल को पूरा करोगे तो एक सेंटर आएगा,
और उस सेंटर की हाफ डिस्टेंस पे फोकस भी आएगा। तो बेसिकली इसका एक सेंटर है 2f1 यहाँ पे हम सेंटर को c की बजाय f1 फोकस की जस्ट डबल डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका पहला फोकस हुआ f1 और उसकी डबल डिस्टेंस 2f1। उसी तरीके से अगर आप इस सर्कल को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर से दूसरा सेंटर मिलेगा 2f2, फोकस मिलेगा f2। अब अगर हमारी लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं तो बाई लॉ क्या होना चाहिए कि वो फोकस से पास करनी चाहिए। अब फोकस यहाँ पे दो है, f1 भी है और f2 भी है। तो कौन डिसाइड करेगा कि वो किस फोकस पे जाए, इस पे जाएगा कि इस पे जाएगा। तो उसके लिए आप ये याद रखिए कि लाइट जब आ रही है तो वो किस सरफेस पे टकराई। ये लाइट आई तो ये इस सरफेस पे टकरा रही है और इस सरफेस का फोकस कहां पे है, इस साइड में। तो इसका मतलब ये लाइट रे जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो f2 से होके पास करेगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, लेकिन इस सरफेस का फोकस कहां पे है, यहाँ पे। तो ये फिर इधर आने की कोशिश करेगी, लेकिन ये हमारा रिफ्रैक्शन चल रहा है तो लाइट रे वापस नहीं आ सकती, तो इसलिए ये इधर साइड में डाइवर्ट हो जाएंगी। तो लाइट रेज जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं तो वो डाइवर्ट हो रही हैं, और जब यहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं तो वो कन्वर्ज हो रही हैं। तो इसलिए इसे हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्लियर है? ओके। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे।